देखो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, नॉर्मल सिंपल मीनिंग ये लोग बात करना चाहता है पार्टनरशिप और एलएलपी का, क्योंकि बाकी नॉन कॉर्पोरेट में दो और क्या आता है, सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ। हाँ। इन दोनों का बात उतना डिटेल में नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के लिए उतना रूल रेगुलेशन है ही नहीं। मेन रूल रेगुलेशन कंपनी को छोड़ के अगर किसी का हुआ है तो पार्टनरशिप और एलएलपी का, क्योंकि इनका सेपरेट एक्ट है सर पूरा। हाँ। इसी का बात किया। तो पहले बोला पार्टनरशिप का मतलब बताओ और उसका फीचर्स बताओ। तो बोला पार्टनरशिप क्या है सर, पार्टनरशिप में दो बात या तीन बात अगर तुम्हारे ब्रेन में फिट है तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन हमेशा याद रहेगा। एक तो टू, दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है बिजनेस होना चाहिए, और वो भी प्रॉफिट का, फॉर प्रॉफिट। मोटिव तुम्हारा प्रॉफिट हो नहीं हो वो अलग बात है, प्रॉफिट लॉस हो जाए वो अलग बात है, बट तुम प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। माने तुम कोई भी डिसीजन लेगा तो मेरा फायदा नुकसान सोच के लेगा, और हम भी कोई भी डिसीजन लेगा तो तुम्हारा फायदा नुकसान सोच के लेगा। मतलब तुम कोई भी काम करेगा तो मेरे लिए एक्ट कर रहा है, हम भी कोई काम कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए एक्ट कर रहे हैं। और एग्रीमेंट का मतलब ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है, वो कोई कंपल्सन नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। ठीक। तो देखो यही बात डेफिनेशन में लिखा। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, मतलब एग्री किया क्या चीज के लिए, प्रॉफिट के लिए। किसका प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए। एंड लास्ट बोला म्यूचुअल एजेंसी मतलब कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सब मिलके संभाल रहे हैं या एक आदमी सबके बिहाफ में संभाल रहा है या कुछ आदमी सबके बिहाफ में संभाल रहा है, वो भी चलेगा। मतलब म्यूचुअल एजेंसी है, तुम मेरे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, सब अपना अपना फायदा नहीं देखेगा, सब एक दूसरे का फायदा देखेगा। ठीक है, यही बात तुमको यहाँ पे फीचर्स में लिख दिया। बोला एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, मैक्सिमम कितना, 50। ठीक है, कैरिंग ऑन बिजनेस होना चाहिए, मतलब वन टाइम डील हो रहा है, वो पार्टनरशिप नहीं है। एक जमीन का टुकड़ा है, हम बोला चल देवराज दोनों मिलकर इसको बेच देते, जो प्रॉफिट होगा बांट लेंगे। यहाँ प्रॉफिट तो बांट ही रहे हैं, दो आदमी भी है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है क्योंकि ये वन टाइम है। हाँ, अपना काम यही है, हर बार जमीन खरीदना बेचना और साथ में मिलकर करते हैं तो बिजनेस होता। ठीक बात बोला। हाँ सर। तो बिजनेस होना चाहिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस, ये सब का बात नहीं कर रहे हैं हम। और एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब दो लोग एक बात पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग पहले भी पढ़े, ओरल और रिटर्न दोनों वैलिड है। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होना चाहिए। ठीक है, और बोला म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, माने सब एक दूसरे के लिए बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ अपने अपने लिए नहीं। ठीक। नेक्स्ट बोला पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। हाँ, पार्टनरशिप एज पर एग्रीमेंट ही होगा। एग्रीमेंट में जो जितना शेयर ऑफ कैपिटल लगाने का बात किया है, पीएसआर भी आपस में बांटने का बात किए होंगे, तो वो आपस में एक एग्रीमेंट होना ही पड़ेगा, विदाउट एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ये एचयूएफ थोड़ी ना है कि फैमिली में बर्थ से तुम मेंबर हो जाओगे। यहां पे भाई पहले आपस में बात करना पड़ेगा कि चल मिल के काम करते हैं, तभी हो पाए। जैसे फैमिली में क्या होता है, बच्चा पैदा हुआ वो भी फैमिली का पार्ट हो गया, तो वो भी उस बिजनेस का हिस्सेदार हो गया, चाहे कोई बोले या नहीं बोले। दो भाई है, हाँ। दोनों भाई के बीच में पार्टनर एचयूएफ है। अब पहला वाला भाई का एक बेटा हुआ या बेटी हुई, वो भी उस एचयूएफ की पार्ट हो गई, हाँ। चाहे कोई बोले या नहीं बोले। यानी यहाँ पे अपने आप ही हो जाता है ऑटोमेटिक। बट पार्टनरशिप में ऑटोमेटिक कोई पार्टनर बन जाता है क्या? नहीं। दो पार्टनर है, पहला पार्टनर के बेटा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो बेटा भी इस पार्टनरशिप में पार्टनर हो गया। नहीं, आपस में एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप होगा। हाँ। यही मेन बात यहाँ पे बोल रहा है। फालतू का क्वेश्चन था, कुछ उतना काम का नहीं।
नेक्स्ट बोला व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट है। पहला बोला पार्टनरशिप एट विल और एक बोला पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये दोनों क्या होते हैं? विल मतलब हम लोग कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया कब तक ये बिजनेस चलेगा। जब तक हम लोग को सही लगेगा हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे। जिस दिन हम लोगों को नहीं लगेगा उस दिन ब्रेक कर देंगे। ये प्री डिसाइडेड नहीं है कब ब्रेक होगा। 1 साल भी चल सकता है, 10 साल भी चल सकता है, 50 साल भी चल सकता है। 2 साल के बाद भी अगर अपने दोनों का लग रहा नहीं साथ में काम नहीं करना है, छोड़ो पार्टनरशिप। ये होता है एट विल, मतलब एग्रीमेंट में या पार्टनरशिप डीड में कहीं लिखा नहीं है कि पार्टनरशिप कब एंड हो। नो विजन, नो प्रोविजन कि कब पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। ये होता है एट विल। जबकि पर्टिकुलर में ये पहले ही फिक्स हो गया कि हमारा पार्टनरशिप 5 साल के लिए या 3 साल के लिए 10 साल के लिए या पर्टिकुलर इस बिजनेस के लिए है खाली। जब ये बिजनेस खत्म, ये पार्टनरशिप खत्म। मान ले बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाने का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 10 बिल्डिंग का अपार्टमेंट बनाना। हम अकेला नहीं बना पाएगा, मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम अकेला पूरा अपार्टमेंट का काम खत्म कर दें 3-4 साल में। हम तुमको भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम भी उस एरिया में बिल्डर है, हम तुमको बोला चल देवराज ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हमको, दोनों मिलके कंप्लीट करते हैं। तुम बोला डन। तो अपने उस अपार्टमेंट बनने और हम लोग ये डिसाइड ही कर लिए हमारा पार्टनरशिप कब तक होगा, जब तक वो अपार्टमेंट बनेगा पूरा। जिस दिन अपार्टमेंट बन के कंप्लीट उस दिन ये पार्टनरशिप भी होगा। तो एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप की है या पीरियड मेंशन कर लिए कि हमारा पार्टनरशिप 3 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ऊपर वाला में बोला भी था पार्टनरशिप बंद कब होगा, जब हम लोग चाहेंगे। एट विल मतलब जब अपनी इच्छा पे। लेकिन यहाँ पे वो काम खत्म या वो पीरियड ओवर, पार्टनरशिप खत्म। ये देखो बोला है, सॉरी ऊपर गलती हो गया, ऊपर गलती हो गया। ऊपर बोला पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब वो काम के लिए, और फिक्स टर्म मतलब पीरियड पहले से फिक्स है। ठीक है। मतलब 3 टाइप यहां पे बताया। पहला में कि एट विल मतलब जब तक चाहेंगे तब तक। पर्टिकुलर माने जिस दिन वो काम खत्म पार्टनरशिप खत्म, जिस काम के लिए साथ में आया बस वो काम तक। और फिक्स टर्म माने पहले से टर्म फिक्स हो गया। अच्छा मान लो अपने बीच में 5 ईयर का टर्म फिक्स हुआ देवराज, लेकिन अपने को 5 ईयर कंप्लीट होने के पहले पहले अपने को लगा इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो अपने पहले डिसाइड कर लिए 5 साल खत्म होने के पहले, मतलब 4th ईयर के मिड में आके और अपने को अभी 5 साल करना है, वो अपने कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद अपने आप खत्म ही होगा। आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किए तो वो 5 साल खत्म होते ही फिर पार्टनरशिप खत्म हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट बोला सब पार्टनरशिप मतलब पार्टनर का पार्टनर है, तो मेरा पार्टनर नहीं है। जहां पे पार्टनर बोल रहा है, जैसे देवराज और नीरज पार्टनर है, नीरज बोल रहा है अभिषेक मेरा सब पार्टनर होगा। वो बिजनेस का पार्टनर नहीं है, मेरा पार्टनर है। जो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा उसमें से उसको शेयर देगा। ठीक है। वो फर्म से कनेक्टेड नहीं होगा, उसका दूसरे पार्टनर से यानी देवराज से कोई रिलेशन नहीं होगा। वो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरे प्रॉफिट में शेयर लेगा, बिजनेस से कोई प्रॉफिट में शेयर नहीं लेगा। ठीक है। नेक्स्ट बोला ए एंड बी आर द सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैविंग देयर ओन सेपरेट प्रोप्राइटरशिप फर्म। ए और बी दो कंस्ट्रक्टर बिल्डर है, बिल्डर रियल एस्टेट बिजनेसमैन। वो लोग का अपना अपना सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी है। स्टेट गवर्नमेंट एक टेंडर इशू किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 किलोमीटर रोड। वहां बोला है कि ये टेंडर के लिए बिडिंग केवल एक पार्टनरशिप फर्म ही कर सकता है। गवर्नमेंट लिख के दिया वहां पे टेंडर का रूल में। अकेला सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिल्डर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। या तो पार्टनरशिप फर्म या कंपनी अप्लाई कर पाएगा। ठीक है। ए एंड बी विश टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू बिकम एलिजिबल फॉर बिडिंग द अफोर्सेड टेंडर। तो ए और बी डिसाइड किया हम पार्टनरशिप क्रिएट कर लेते हैं और इसके लिए बिडिंग करते हैं।
तो एडवाइस एंड द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए उनको बताओ। तो उनकी क्या सबसे पहले बात बोलो ना, पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। हाँ वो डीड में क्या क्या बात लिखा होगा, क्या चीज का बिजनेस है, एड्रेस क्या होगा फर्म का, पार्टनर का नाम क्या है, हाँ उनका एड्रेस क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इसमें चाहिए अकाउंट्स कैसे बनेगा, क्या किसका ड्यूटीज क्या पावर। ड्यूटीज क्या पावर होगा, कौन क्या क्या काम देखेगा। हो सकता है तुम लेबर लोग संभालोगे, अपना ये डिसाइड हुआ कि तुम लेबर को संभालोगे, हम रॉ मटेरियल संभालेगा। जो भी डील हुआ वो लिखो, कौन कितना ड्राइंग कर सकता है, ड्राइंग कितना अलाउड होगा, हाँ बिजनेस को बड़ा कैसे करेंगे या बंद कैसे करेंगे, रिजोल्यूशन कैसे होगा, अगर दोनों में कोई डिस्प्यूट हो गया तो सेटलमेंट कैसे होगा, आर्बिट्रेशन। ये सब बातों को डीड में लिखना चाहिए। क्योंकि एक बात जान लो देवराज, अगर डीड नहीं हो तो चार हाँ इंपॉर्टेंट रूल हमेशा याद रख लो। पहला बात, पीएसआर कैसे बटेगा अगर डीड नहीं है तो, इक्वल, हाँ है ना। सैलरी, फीस, कमीशन ये सब नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब नहीं मिलेगा अगर डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा अगर डीड नहीं है तो। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा अगर डीड नहीं है तो। ये बातें याद रखना। पीएसआर इक्वल शेयर होगा, सैलरी, फीस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब नहीं होगा अगर डीड नहीं है तो। और इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज 6% मिलेगा अगर डीड नहीं है तो। ये तीन बात ऑलवेज याद रखना, ठीक है। और अगर डीड हाँ बना रहे हो तो ये सब बारे में लिख लो कि कौन कितना ड्राइंग करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी, फीस, कमीशन क्या मिलेगा, सब लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। देर आर हाँ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टनर्स। अब बोल रहे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पहला बोला एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं इसको। मतलब जो डे टू डे काम में हिस्सा लेगा, डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा वो। ऑर्डिनरी बिजनेस में हिस्सा लेगा, मतलब एवरीडे का वर्क में वो भी टेक केयर करेगा। एक होता है नॉमिनल पार्टनर, मतलब वो खाली अपना नाम भी है, न तो वो प्रॉफिट ले रहे हैं न वो डे टू डे काम में हिस्सा ले रहे, वो सिर्फ अपना नाम यूज करने का परमिशन लिए, इसको बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो कैपिटल तो लगाया है, प्रॉफिट में शेयर भी लेगा, लेकिन डे टू डे काम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऑफिस आना, काम संभालना, अकाउंट देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, मैनेजमेंट संभालना, कुछ नहीं करेगा वो। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। क्या पार्टनरशिप डीड में ऐसा हो सकता है कि मान लो 6 पार्टनर है, जिसमें से 2 पार्टनर के लिए बोला जा रहा है वो लोग को सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, वो लोग लॉस में टेक पार्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन 6 का 6 पार्टनर के लिए नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। हाँ तो अगर 1 या 2 पार्टनर या कुछ पार्टनर को तुम लिमिटेड लायबिलिटी कर सकते हो, मतलब सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस और लायबिलिटी में लोग कुछ नहीं देगा, ठीक है। लेकिन सबको नहीं कर सकते, तो कुछ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो सकते हैं, ठीक है। सब पार्टनर तुम अभी पढ़े हो, पार्टनर का पार्टनर, ठीक है। अब आता है आखिरी टॉपिक, पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले क्या ना बेटा, नाम से समझ में आ रहा था, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट, सब पार्टनर, ये सब नाम पढ़ के समझ में आ रहा था ना। नॉमिनल पार्टनर मतलब खाली नाम यूज करेगा, परमिशन दिया, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये दोनों का नाम से मीनिंग नहीं समझ में आता। स्टॉपेल एंड होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? इसको तुम एक तरीके से बोल सकते हो क्वासी पार्टनर या डीम्ड पार्टनर। क्वासी पार्टनर, डीम्ड पार्टनर, मतलब हो गया पार्टनर नहीं है लेकिन पार्टनर मान लिया जाएगा। क्वासी का मतलब होता है भाई लॉ, लॉ बोल रहे हैं, लॉ लॉ। या डीम्ड मतलब एज्यूम, तो मान ले रहे हैं। मतलब लोग आपस में देखो पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से होता है। हाँ 2 लोग एग्री करेगा तभी पार्टनर होगा।
हाँ बट सर। कभी कभी होता है ना, लॉ बोल दिया इसको पार्टनर मानना ही पड़ेगा। अब भले ही वो दोनों रेडी नहीं है बट वो पार्टनर माना जाए। सर ऐसे लॉ कैसे बोल सकता है कि देवराज नीरज को अपना पार्टनर मान लो? बोल सकता है। तो पहले यह मीनिंग समझ लो, जो पार्टनर नहीं है लेकिन उसको पार्टनर मान लिया जाएगा। सर ऐसे कैसे मान लिया जाएगा वो हम समझाते हैं अभी 2 मिनट में। एक होता है स्टॉपेल, एक होता है होल्डिंग आउट। देखो देवराज, 2 एग्जांपल सुनना, तुमको ये बात जिंदगी भर याद रहेगा। देवराज सब जगह बोलता फिर रहा है कि हम नीरज और अभिषेक सर का फर्म में पार्टनर है। नीरज और अभिषेक को यह बात पता है कि देवराज सबको यही बोल रहा है। एक्चुअली में देवराज पार्टनर है नहीं, लेकिन बट देवराज सबको बोल रहा है। नीरज और अभिषेक को यह बात पता है बट वो लोग इसको डिनाई नहीं कर रहे। मतलब वो लोग इस पर चुप है, चुप। मतलब वो लोग किसी को नहीं बोल रहे हैं नहीं नहीं देवराज झूठ बोल रहा है, देवराज पार्टनर नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ, एक आदमी आया, वो देवराज से कोई डील कर लिया। हाँ। अब देवराज पैसा लेके चला गया, कहीं भाग गया। अब वो आदमी आके नीरज और अभिषेक के फर्म का गला पकड़ रहा है, मेरे को मेरा पैसा दो या सामान दो, क्योंकि देवराज से मेरा डील हो गया था, देवराज पैसा ले लिया। हम बोले तुम देवराज को पैसा क्यों दिए? देवराज तो हमारा पार्टनर नहीं है। ये देखो एग्रीमेंट का कॉपी, कहीं पे देवराज का नाम नहीं है। वो बोला भाड़ में गया तुम्हारा एग्रीमेंट का कॉपी। जब देवराज सबको बोल रहा था वो पार्टनर है, तुम लोग चुप क्यों थे? तुम लोग जानते हुए भी चुप क्यों थे? अब देवराज को पार्टनर मानना पड़ेगा और मेरा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक। हाँ। उल्टा नीरज और अभिषेक सबको बोलता फिर रहे देवराज हमारा पार्टनर है, एक्चुअली में है नहीं। बट देवराज चुप, देवराज डिनाई नहीं कर रहा है। अरे नहीं, नीरज और अभिषेक का पार्टनरशिप फर्म झूठ बोल रहे हैं, हम कोई पार्टनर नहीं है। देवराज चुप है। अब एक आदमी आया, वो बिजनेस से डील कर लिया, बिजनेस पैसा डुबा दिया उसका, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, सब पार्टनर को मिलकर देना पड़ेगा। हाँ। वो देवराज का भी गला पकड़ा। देवराज बोल रहा है हम तो पार्टनर नहीं, हम क्यों दे तुम्हारा पैसा? कहा एग्रीमेंट में मेरा नाम लिखा हुआ? बोलेगा भाड़ में गया एग्रीमेंट। जब वो लोग बोल रहा था कि देवराज पार्टनर है, तुम चुप क्यों था? अब तुमको भी लॉस में शेयर देना पड़ेगा, तुम्हारा भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द पॉइंट इज, अगर एक इंडिविजुअल इंसान बोल रहा है फर्म चुप है, या फिर फर्म बोल रहा है वो इंडिविजुअल इंसान चुप है, तो भैया ये लॉ बोलता है हम पार्टनर मान लेंगे और सबका अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो भैया सब इन्वॉल्व हो जाओ। समझ में आया? हाँ सर। तो स्टॉपेल का मतलब होता है फर्म ना नहीं बोला, फर्म चुप रहा, फर्म स्टॉप नहीं किया देवराज को। ऐसे याद करो, फर्म स्टॉप नहीं किया देवराज को। हाँ। और होल्डिंग आउट का मतलब है फर्म बोल रहा था और देवराज चुप रहा। तो एक इन दोनों का नाम से ना कभी याद नहीं आता, कंफ्यूजन होता है कौन सा वाला कौन सा है ना? तो याद करने के लिए एक याद करो, फर्म स्टॉप नहीं किया, फर्म स्टॉप नहीं किया, फर्म स्टॉप नहीं किया। तो दूसरा वाला अपनी आप, यानी यहाँ पे कौन झूठ बोल रहा था? देवराज झूठ बोल रहा था, फर्म स्टॉप नहीं किया उसको। और उल्टा वाला केस में होल्डिंग में क्या होगा? फर्म झूठ बोल रहा था, देवराज कुछ नहीं बोला। हाँ। तो ये याद करने का ट्रिक है कि फर्म स्टॉप नहीं किया तो स्टॉपेल याद आ जाएगा। और दूसरा वाला तो ऑब्वियस बात है। ठीक है। हाँ। तो ये है तुम्हारा टाइप ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट में बोला एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म, ए इंट्रोड्यूस डी टू एक्स एज अ पार्टनर। एबीसी पार्टनर है, ए कोई डी नाम का बाहर का पर्सन है, कोई क्रेडिटर या माल सप्लायर या कस्टमर, उसको एक्स से इंट्रोडक्शन करवाया, बोला एक्स हमारा पार्टनर है। डी इनफैक्ट वाज नॉट अ पार्टनर, लेकिन डी पार्टनर नहीं था। सॉरी गलती हो गया। डी को बोला जा रहा है वो हमारा पार्टनर है, एक्स वो आउटसाइडर है जिसको बताया जा रहा है। मान लें एक एग्जांपल लो, अभिषेक, नीरज और देवराज, ए बी सी एक फर्म में पार्टनर है।
नीरज झा हाँ से सर। बोल रहे हैं, यानी ए इंट्रोड्यूस डी टू एक्स, ए डी का इंट्रोडक्शन करवा रहा है एक्स से कि डी भी हमारा पार्टनर है, लेकिन डी एक्चुअली में पार्टनर है नहीं। डी उसको डिनाई भी नहीं किया, डी वहां चुप है। हम एक्स को बता रहे हैं कि डी मेरा पार्टनर है, मीट मिस्टर डी, ही इज आवर पार्टनर। ठीक, तो वहां तो डी को बोलना चाहिए था ना कि हम तो पार्टनर नहीं है। सर 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 एक बार रिपीट कीजिए ना थोड़ा सा। एबीसी पार्टनर है, हाँ। ए एक्स नाम का आदमी से मिला और उसको बोला मीट मिस्टर डी, ये हमारा पार्टनर है। ठीक, हाँ सर। लेकिन डी वहां चुप रहा। अब ठीक है, हाँ। डी डिनाई नहीं किया, अरे नहीं 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 हम पार्टनर नहीं है। तो एक्स क्या करेगा, एक्स मान लेगा डी पार्टनर है। हाँ। एक्स 20 लाख रुपया फर्म को लोन दे दिया और फर्म अब हो गया फेलियर। एक्स हाँ। डी का भी गला पकड़ा, हाँ। तो क्या बताओ, डी लाइबल होगा एक्स का पैसा चुकाने के लिए? बोलो। हाँ। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। हाँ। हाँ। भैया जी डी पार्टनर नहीं है तो क्या हुआ, डी चुप क्यों रहा? जब नीरज बोल रहा था कि देवराज मेरा पार्टनर है, तो देवराज चुप क्यों रहा? हाँ। देवराज को तो बोलना चाहिए था, नहीं नहीं फर्म झूठ बोल रहा है ना। हाँ। अभी तो हाँ, मिस्टर एक्स तो डी का भी गला पकड़ेगा, बिल्कुल पकड़े। इस कंसेप्ट को बोलते क्या है, डी देवराज चुप रहा, इसको बोलते हैं होल्डिंग आउट। हाँ। हाँ, तो बोलोगे इट इज ए केस ऑफ होल्डिंग आउट, यहां पर डी भी लाइबल होगा पेमेंट के लिए, ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होगी। ठीक है। हाँ सर। तो अगर वो एक इंसान चुप रहे उसको होल्डिंग आउट बोलते हैं, और फर्म चुप रहे उसको स्टॉपेल बोलते हैं। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, रुको क्वेश्चन ऊपर रहेगा। डिस्कस ब्रीफली द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इजी है, पार्टनरशिप का क्या एडवांटेज है और क्या बुराई है। सर इजी फॉर्मेशन है, ज्यादा पार्टनर होंगे तो ज्यादा कैपिटल आएगा, अकेला आदमी उतना कैपिटल नहीं लगा सकता, अकेला आदमी सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, बट ज्यादा पार्टनर होंगे तो मैनेजमेंट इजी होगा, डिसीजन लेना इजी होता है क्योंकि अकेले का दिमाग उतना नहीं चलता, 4-5 लोग रहते हैं तो डिसीजन लेना इजी होता है, रिस्क भी आपस में बढ़ जाता है, अकेला आदमी का रिस्क नहीं रहेगा, सब मिलकर रिस्क को शेयर करेंगे। लेकिन बुराई क्या है, सर इसका अनसर्टेनिटी है, जब तक टूट सकता है पार्टनरशिप फॉर्म। हाँ। सब अपने आप को बॉस समझता है, सबको लगता है मेरा पावर है, मेरा अथॉरिटी है, तो उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। कई बार आपस में कई बार मन मुटाव हो जाता है, वो डिसएग्रीमेंट, कंफ्लिक्ट। हाँ। बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लो, कई बार कोई पार्टनर, उस समय तो कोई देखता नहीं है कि ज्यादा विड्रॉवल हो रहा है, जब लॉस आता है तब झमेला हो जाता है। लोगों को इस पार्टनरशिप पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप कभी भी भाग सकता है ना, कहां पकड़ते फिरेंगे। देखो कंपनी क्या है ना, आरओसी में रजिस्टर्ड है, थोड़ा पकड़ना आसान होता है। यस। कंपनी को पार्टनरशिप फॉर्म पे लोगों को उधार देने का भरोसा नहीं होता। अरे पार्टनरशिप फॉर्म है, इतना उधार दे देंगे, कहीं पैसा मार के भाग गया तो, मतलब मार्केट में उसका गुडविल उतना नहीं होता, बोलना ये चाहते हैं। और बड़ा करना उतना आसान नहीं है बिजनेस को। एक पॉइंट ये लोग मिस किया, हम लिखते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हाँ सर। ये भी एक डेंजरस है ना। एक पार्टनर का गड़बड़ से पूरा पैसा डूब गया, और वो मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, ए और बी कोर्ट में इंसॉल्वेंट हो जाए, पूरा अकेला सी के पास पैसा है तो पूरा सी को देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता हम अपना हिस्सा दे रहे हैं, बाकी ए और बी से मांगो, ऐसे नहीं होता सर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ईच पर्सन है ना। हाँ सर। तो कमला एंड विमला वे वांट टू स्टार्ट ए ब्यूटी पार्लर इन पार्टनरशिप, दे बोथ अप्रोच यू टू ड्राफ्ट अ पार्टनरशिप डीड। तुमको डीड बनाने बोल रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में, तुम कंपनी सेक्रेटरी है, तुम बताओ डीड में क्या क्या लिखना चाहिए।
पहले तो बताया डीड होता क्या, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पे पार्टनर्स का पूरा आपस में एक एग्रीमेंट लिखा रहता है, पार्टनरशिप का रूल रेगुलेशन लिखा रहता है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनता है, ठीक है ना। हाँ अब सर। डीड में क्या क्या लिखेंगे सर, देखो कुछ पॉइंट तो ज्ञानबाजी है। फर्म का नाम, हाँ क्या बिजनेस करोगे, क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा, परमानेंट एड्रेस क्या है पार्टनर्स का नाम क्या है, हाँ क्या स्कोप है तुम्हारे बिजनेस का, कितना बड़ा है कितना छोटा बिजनेस करोगे, तुम्हारा बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, कितना दिन के लिए पार्टनरशिप एट विल कि पर्टिकुलर कि फिक्स टर्म्स, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, हाँ कौन कितना लोन देगा, कौन कितना ड्राइंग करेगा, कौन कितना इंटरेस्ट लेगा, कौन कितना सैलरी कमीशन लेगा, रेम्यूनरेशन, पीएसआर क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होगा, कैसे उसका ऑडिट होगा, बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, कौन साइन करेगा बैंक में, क्योंकि सब पार्टनर तो एक चेक पे साइन नहीं कर सकते ना एक साथ। सर 2-3 पार्टनर तो चलो ऑल साइन अलाउ कर सकते हैं, पर मेरा 30 पार्टनर है, क्या एक चेक के हाँ ऊपर 30 पार्टनर का साइन होने की जगह भी होगा? नहीं। नहीं, तो कोई एक या दो को अपने को परमिशन देना पड़ेगा, साइनिंग अथॉरिटी, तो वो भी हाँ एग्रीमेंट सर। में लिखा होगा किसको चेक पे साइनिंग अथॉरिटी होगा। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा मेरा, जनरली अप्रैल टू मार्च ही होता है सर। किस पार्टनर को क्या राइट्स होगा, क्या पावर होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, डिसोल्यूशन कैसे होगा, हाँ नया पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, यही सब डीड में लिखा रहता है। एसेट लायबिलिटी का वैल्यू कैसे होगा, मतलब एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होगा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग होगा, कोई पार्टनर को हटाया कैसे जाएगा, अगर कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो सॉल्व कैसे होगा, ये सब डीड में लिखा रहता है। परमवीर एसोसिएट ऑफ अ फर्म प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कंसिस्ट ऑफ अशोक, परमवीर एंड वीर। एक परमवीर एंड एसोसिएट बोल के फर्म है जिसके 3 पार्टनर है, और ये लोग प्रैक्टिसिंग फर्म है, माने सीए या सीएस फर्म है, और इनका आपस हाँ में पीएसआर है 1/3 ईच, मतलब इक्वल। अकॉर्डिंग टू अशोक एंड परमवीर द एक्टिविटीज ऑफ वीर आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। इनको लग रहा है वीर फर्म के लिए सही काम नहीं कर रहा है, उसको हटा दो। तो अशोक और परमवीर को एडवाइस करो कि पार्टनर को हटाने का तरीका क्या होगा। पहला बात तो समझ लो, मेजोरिटी या ऑल मिलके भी एक पार्टनर को हटा नहीं सकता। मान लो मेरा फर्म में 10 पार्टनर है, 9 रेडी है कि उस एक अकेला मिस्टर एक्स को हटाओ, 9 पार्टनर रेडी है 10 में से कि एक को हटा दो। हाँ क्या हटा सकते हैं? नहीं, नॉट अलाउड। पहला आंसर ऑलवेज क्या बोलोगे, सब मिलके भी एक को नहीं हटा सकते। हाँ, अगर वो एक्स भी रेडी है तब तो ऑब्वियस बात है सर, तब तो दिक्कत ही है। हाँ 10 का 10 रेडी है मतलब एक्स भी रेडी है, तो फिर क्या दिक्कत है कि वो खुद ही हटने को तैयार है, तब तो कोई झगड़ा ही नहीं है ना बेटा। हाँ सर। झगड़ा तो तभी है ना जब 9 बदमाशी करके एक को हटाए। हाँ तो हर पार्टनरशिप में ना मैक्सिमम काम मेजोरिटी के हिसाब से होता है कि अगर 10 में हाँ से 6 रेडी है तो काम हो गया, बट यहां बोलो सब रेडी है तो भी एक को नहीं हटा सकते, ऑल रेडी होना पड़ेगा, मतलब वो 10 को रेडी होना पड़ेगा, मतलब उसको खुद को भी रेडी होना पड़ेगा जिसको हटाना है। पहला नियम तो ये समझ लो। लेकिन सर अब अगर वो एक आदमी ऐसा कुछ कर रहा है तो इलीगल है, फर्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये तुम लोग प्रूव कर सकते हो। मतलब तुम्हारा पार्टनरशिप में पार्टनर है, बट बदमाशी कर रहा है, बाहर में ही डील करवा दे रहा है दूसरों का, तुम्हारा क्लाइंट को दूसरा किसी के पास भेज दे रहे, सही तो गलत ही हुआ ना। हम तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है देवराज, क्लाइंट आता है, हम उसको बोलते हैं यहां नहीं एक और बिजनेस है वहां चले जाओ, वो लोग तुमको अच्छा सामान दे देंगे, मतलब कस्टमर को भगा दे रहा है दूसरा जगह, वहां मेरा कोई सेटिंग होगा? तो सर ये तो गलत हुआ ना। हाँ तो सर ऐसे तो हटाने पड़ेगा, फिर ऐसा कोई बदमाशी कर रहा हो, मतलब वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में या बिजनेस के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो फिर उसको हटाया जा सकता।
मतलब इन गुड फेथ होगा तभी हटा सकते। ठीक समझ में आया? देखो पहला क्या बोला कि हटाने के लिए पहले तो मेजोरिटी को डिसीजन लेना पड़ेगा। डीड में इस बात का परमिशन होना चाहिए और उसको हटाना गुड फेथ में होना चाहिए। अब ये गुड फेथ का मतलब यहां पे नीचे बताया कि इन पार्टनरशिप फर्म के हित में है कि उसको हटा दिया जाए या पब्लिक हित में है कि उसको हटा दिया जाए, या फिर लॉ ही बोल रहा है तो अलग बात हो गया ना। तुम्हारा एक पार्टनर है टेररिस्ट निकला, ड्रग डीलर निकला, तो कोर्ट बोलेगा ना इसको हटाओ लात मार के, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन उसको एक नोटिस दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट दिया जाएगा। तो पहले तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये गुड फेथ में, फर्म के लिए गुड फेथ में है कि इसको हटा दिया जाए, फिर उसको नोटिस दो, अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट दो एंड देन उसका नाम रिमूव कर। हाँ लेकिन पार्टनरशिप डीड में इसका परमिशन होना चाहिए। बस इतना ही नियम। राघव एंड केशव स्टार्टेड अ कोचिंग क्लास ऑफ CS एग्जीक्यूटिव in partnership. Advise them about the procedure to be followed for registration. Registration compulsory है क्या पहले तो ये बताओ। हाँ नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर होना। हाँ रजिस्टर नहीं करोगे तो नुकसान बहुत है, बट विदाउट रजिस्ट्रेशन भी तुम पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हो। कहाँ रजिस्टर करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी पार्टनरशिप फॉर्म कैरी ऑन कर सकते हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। ठीक है? यस सर। लेकिन उसका नुकसान बहुत है बेटा। अगर तुम बिना रजिस्टर्ड वाला पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो, तुम बाहर वालों पे केस नहीं कर सकते, आउटसाइडर पे, बट आउटसाइडर तुम पे केस कर सकते। पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, पार्टनर फर्म पे भी केस नहीं कर सकते, और फर्म भी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते। मतलब कोई किसी पे नहीं केस कर सकता, सिर्फ बाहर वाला बिजनेस पे केस कर सकता। समझ में आया? हाँ। तो इसीलिए बोला कि एडवांटेज तो यही है कि रजिस्टर करा लो, लेकिन अगर नहीं भी कराओ तो कोई बात नहीं। ठीक है? हाँ सर ये रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ? ROC ऑफ फर्म। देखो एक ROC होता है कंपनीज वाला, एक होता है ROC ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म, वहां जाके रजिस्टर करो। कब रजिस्ट्रेशन कराए? कभी भी कराओ, क्योंकि कंपल्सरी तो है नहीं। एक फीस लगेगा, वो फीस डिपेंड करता है तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल कितना है उसके ऊपर। क्या क्या डॉक्यूमेंट दोगे? तो तुम्हारे पार्टनरशिप का डीड दोगे, तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ दोगे, अदर डॉक्यूमेंट जो भी ROC मांगेगा, ROC ऑफ फर्म, तुम्हारे सारे पार्टनर का साइन होगा, वेरिफिकेशन होगा। देखो रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार बोला है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। हाँ। और जिस दिन तुम रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट जमा दियो वही दिन तुम्हारा इफेक्टिव डेट माना जाएगा। नहीं, जिस दिन वो रजिस्ट्रार तुमको परमिशन देगा उस दिन, जिस दिन डॉक्यूमेंट दोगे उससे मतलब नहीं है। ठीक है? हाँ। और इनकम टैक्स में रजिस्टर करना पड़ेगा, पैन कार्ड अलग से लेना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में ना ओनर का पैन कार्ड ही बिजनेस का पैन कार्ड होता है। हाँ, बट इधर में अलग से बाकी सब में HUF, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब में तुमको अलग से पैन कार्ड लेना पड़ता है। अब देखो वही जो क्वेश्चन हम पढ़ाया वो यहां बोला, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपल्सरी, इट इज डिजायरेबल। कंपल्सरी नहीं है बट अच्छा है करवा लेना। क्यों? तो देखो यहां पे बोला अगर नहीं कराते हो अनरजिस्टर्ड फर्म, पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर पाएगा, फर्म भी पार्टनर पे केस नहीं कर पाएगा, फर्म बाहर वाले पे केस नहीं कर पाएगा बट बाहर वाला फर्म पे केस कर पाएगा। 100 रुपए से बेसी का क्लेम सेटलमेंट नहीं कर सकते,
100 रुपए का क्लेम कोई जाएगा भी क्या कोर्ट में सेटल करवाने? नहीं। तुम किसी से 100 रुपए पाते हो और वो नहीं दे रहा है, तुम कोर्ट में जाओगे क्या सेटलमेंट करवाने? नहीं। सबसे ज्यादा फीस लग जाएगा कोर्ट का। हाँ। तो यहाँ पे बोल रहा है 100 रुपए से कम का केस है और अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो जाके सेटलमेंट करवा लेना, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा का केस है तो सेटलमेंट नहीं होगा। 100 रुपए का भी क्यों रखा, फालतू रखा। बोलता सेटलमेंट ही अलाउड नहीं है। हाँ। ठीक है ना? हाँ, लेकिन एक नॉन रजिस्टर्ड फर्म डिसोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकता है, अकाउंट का सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? हाँ सर। यही है, और कुछ नहीं, खत्म। नेक्स्ट बोला एबीसी यू आर पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म सेल वॉशिंग मशीन। अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है, वो लोग वॉशिंग मशीन बेचा डी को 10,000 रुपया का ऑन क्रेडिट। आफ्टर सम टाइम द फर्म परचेज फ्रॉम डी अ फोटोकॉपी मशीन। कुछ दिन के बाद डी से वो लोग एक फोटोकॉपी मशीन, जेरॉक्स मशीन भी खरीदा 40,000 का। तो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, वो एक इंसान को 10,000 रुपया का वॉशिंग मशीन बेचा। हाँ। और बाद में एक टाइम के बाद उससे 40,000 रुपया का जेरॉक्स मशीन खरीदा। ठीक है? हाँ। अब ऑन फेलियर द पेमेंट प्राइस डी फाइल्ड द सूट अगेंस्ट द फर्म। अब देखो मजेदार केस, वो तुम जो 40,000 रुपया का उससे फोटोकॉपी मशीन खरीदे, तुम उसको पैसा नहीं दे रहे हो। तुम कौन? पार्टनरशिप फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ठीक है? हाँ। वो तुम पे हाँ। कोर्ट केस किया कि मेरा 40,000 रुपया ये लोग दे नहीं रहे। ठीक है? हाँ। फॉर्म बोला अच्छा ठीक है हम लोग दे देंगे, पर वो 10,000 रुपया एडजस्ट करो, बाकी 30,000 रुपया हम लोग दे देते हैं। क्योंकि फॉर्म में तो मिस्टर डी को एक वॉशिंग मशीन बेचा था 10,000 रुपया का उधार में। हाँ। उसका भी तो पैसा पाते हो ना तुम लोग, यानी फॉर्म। यस। तो यानी वो तुमसे 40,000 पाता है, तुम भी उससे 10,000 रुपया पाते हो मिस्टर डी से। हाँ। तुम बोले वो एडजस्ट कर लेते, बाकी 30,000 दे देते। कर पाओगे? बोलो, कर पाओगे ये एडजस्टमेंट? हाँ। नहीं, अभी तो ऊपर पड़े। मैक्सिमम सेट ऑफ कितना अलाउड है? 10,000। 100 रुपया, 100 रुपया। अब भी ऊपर पड़ गया है बेटा। मैक्सिमम सेट ऑफ कितना अलाउड है? 100 रुपया। हाँ, और यहाँ कितना का एडजस्टमेंट करने का बात कर रहे हो? 10,000 रुपया का हाँ। अलाउड ही नहीं होगा। यही तो बात पढ़ाया ऊपर। ठीक है? देखो मैक्सिमम 100 रुपया का सेटलमेंट कर सकते हो उससे, बाकी पूरा पैसा तुमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस पर कैसे नहीं कर सकते 10,000 रुपया पाने का। तुम अनरजिस्टर्ड बिजनेस हो, तो तुम तो 10,000 रुपये लेने का केस भी नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। हाँ। वो तुम पे पूरा 40,000 लेने का केस करेगा। हाँ, बाहर वाला तुम पे केस बिल्कुल कर सकता है, अलाउड है। तुम एडजस्टमेंट करने गए, कोर्ट बोलता है भैया 100 रुपए के ऊपर का एडजस्टमेंट हम देंगे ही नहीं है लोग, क्योंकि तुम अनरजिस्टर्ड। यानी घुमा फिरा के क्या बोलना चाहता है? लो भैया रजिस्टर करके बिजनेस करो। ठीक है? यस। एबीसी पार्टनर है ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। डी नाम का एक इंसान है, तुम उससे 10,000 रुपया पाते हो, तुम उस पर केस किए 10,000 रुपया रिकवरी के लिए। कोर्ट तुम्हारा केस को डिसमिस कर दिया। क्या बताओ, कोर्ट सही है? क्या तुम्हारा डी पे केस करना बनता है? बेटा जी इतना सोचना क्यों है? हम तुमको क्या बढ़ाया अभी थोड़ा देर पहले, वापस सुन लो। बाहर वाला तुम पे केस कर सकता है, तुम बाहर वाले पे केस नहीं कर सकते। पार्टनर एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, पार्टनर फर्म पे भी केस नहीं कर सकते, फर्म भी पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, और 100 रुपए से बेसी का सेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो केस नहीं कर सकते डी पे? हाँ, ऑब्वियस बात है, डी पे केस नहीं कर सकते। यहाँ पे कोर्ट राइट है तुम्हारा केस को कैंसिल कर देगा। अब तुमसे फर्म सॉल्यूशन मांग रहे हैं, हम लोग क्या करें वो बताओ।
तुम सजेशन यही दो, पहले रजिस्टर कराओ फिर केस करो। ठीक है? हाँ ठीक है? सर। हाँ। जब फ्रेश केस किए तब तुम रजिस्टर करोगे, फिर करो, कोई दिक्कत नहीं। अमन भुवन और चमन पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में, उनका फर्म अनरजिस्टर्ड है। आफ्टर सम टाइम अमन एंड भुवन डिसाइडेड टू गेट देयर फर्म रजिस्टर्ड। कुछ दिन के बाद दोनों रजिस्ट्रेशन का काम किए। दे रिक्वेस्टेड चमन ऑल्सो टू पुट हिज सिग्नेचर ऑन द रजिस्टर्ड पेपर, और चमन को भी बोला तुम भी साइन कर दो। चमन रिफ्यूज टू डू सो। नाउ अमन एंड भुवन फाइल a suit against Chaman for compelling him to join the registration of the firm. क्या उनका केस वैलिड माना जाएगा? केस समझ में आया? दो पर तीन लोग हैं, अनरजिस्टर्ड बिजनेस चला रहे थे। अब रजिस्टर करने का बात किए, एक पार्टनर मना कर दिया, तो दो पार्टनर उस पर केस कर रहे हैं कि तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। एक अनरजिस्टर्ड फर्म अभी तक तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाया ना। हाँ। एक अनरजिस्टर्ड फर्म किसी भी केस कर ही नहीं सकता। एक ही काम हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो, उसका केस कर सकते। ठीक है? यस। नेक्स्ट है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप खत्म। HUF क्या होता है ये पूछा है, और उसका फीचर्स क्या होता है। तो HUF एक फैमिली रन बिजनेस हो गया, जहां पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बिजनेस किया जा रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? वही बाप दादा का पुराना प्रॉपर्टी जो फैमिली के नाम पे था। मान लो मेरा गांव में बहुत बड़ा जमीन है, घर है, खेत है, उसको बेच के पैसा रिकवर किया, फैमिली बिजनेस चालू की। यस। उस बिजनेस को बोलेंगे हिंदू अनडिवाइडेड। अच्छा, अनडिवाइडेड फैमिली होना चाहिए, मतलब फैमिली का बंटवारा नहीं हुआ है। वही लोग उसको मैनेज और कंट्रोल कर रहे हैं। कौन करेगा मैनेज और कंट्रोल? हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? कर्ता। वेरी गुड, कर्ता। और बाकी लोग को मेंबर या को पार्टनर। को पार्टनर। ठीक है? तो ये लोग मिलके चलाएंगे, बट मेन हेड करता ही हो। कर्ता का अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगा, मेंबर लोग का लिमिटेड लाइबिलिटी होगा। इन लोगों का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, एक अलग लीगल आइडेंटिटी होगा मेंबर्स के। देखो HUF और मेंबर क्या सेम है? नहीं, HUF का अलग रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं सॉरी, HUF का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, लेकिन उसका मेंबर लोग से अलग आइडेंटिटी नहीं होगा। HUF और सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में ओनर और बिजनेस को एक ही माना जाता है, उनका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, बाकी सब में होता है। तो यहाँ पे फीचर्स क्या बताया लोग? हिंदू लॉ के हिसाब से गवर्न होगा। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा दिया। दो टाइप का HUF होता है, एक दया भागा, एक मिताक्षरा। दया भागा तुम्हारे वेस्ट बंगाल में फॉलो होता है, और मिताक्षरा पूरे इंडिया में। शायद दया भागा 2 स्टेट में होता है, आसाम और वेस्ट बंगाल। इसका क्या रूल है पता है? नहीं सर। क्यों अलग अलग है दोनों? सर इन दोनों में एक ही मेजर डिफरेंस है, शादी के बाद भी फीमेल मेंबर पार्ट ऑफ HUF मानी जाएगी, उसको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। यह है दया। आसाम और बंगाल में फीमेल मेंबर को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, आफ्टर मैरिज ऑल्सो मिलता है। मिताक्षरा में नहीं है। ठीक है? मैनेजमेंट कौन संभालेगा? कर्ता मेन हेड होगा, बाकी फैमिली मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन खाली मेल मेंबर, पार्टिसिपेशन खाली मेल मेंबर का, लेकिन पूरा काम का जिम्मेदारी कर्ता का हो। मेंबरशिप बाय बर्थ है, बच्चा पैदा होता है HUF का मेंबर हो जाएगा। कोई कंसेंट या एग्रीमेंट का जरूरत नहीं। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, बाकी मेंबर लोग का लायबिलिटी लिमिटेड होगा। एग्जिस्टेंस, एक कोई आदमी मरे या जिए, फैमिली में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, उससे HUF बंद नहीं होता। कर्ता का इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब उसको सारा पावर्ड है, चाहे उसके कोई एक्ट में लिखा हो या नहीं लिखा हो। मतलब कोई एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट में कोई पावर लिखा हो या नहीं लिखा हो, कर्ता का अनलिमिटेड पावर है।
माइनर भी बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। और जिस दिन फैमिली का बंटवारा हो जाए उस दिन एचयूएफ भी खत्म, या फिर फैमिली मिलकर डिसाइड करे एचयूएफ को बंद कर रहे हैं तो अलग बात है। एचयूएफ क्रिएट कैसे होगा? तो 1% कभी एचयूएफ नहीं बना सकता, ऑब्वियस बात है। फैमिली का मतलब सिंगल आदमी हो भी नहीं सकता। हाँ ऑटोमेटिकली लोग क्रिएट हो जाते हैं इसमें। ये फैमिली का प्रॉपर्टी पे ये बिजनेस होता है, बोला था ना, एंसेस्टर का प्रॉपर्टी पे। हाँ ये जनरली किनके धर्म में फॉलो होता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। इन चारों का फैमिली के लिए बात हो रहा है यहाँ पे। हाँ बोला ना यहाँ पे एसेट गिफ्ट या विल में जो मिलता है वही एंसेस्टर का प्रॉपर्टी से जो मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट में इनका अलग इनकम टैक्स फाइल होता है पूरा। इसका एक डीड बनता है एचयूएफ का, ऑब्वियस बात है। कौन पार्ट मेंबर क्या देखिएगा, किसको क्या पावर होगा, सब तो लिखा ही होगा। ये स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर होता है। फिर वही बात बोला, एल्डेस्ट मेंबर को कर्ता बोलते हैं। सारे मेंबर लोग का नाम लिखा होगा लेकिन डीड में एक ही चीज सर रिपीट हाँ, किया। वही ज्ञान रिपीट करे। एचयूएफ का नाम फैमिली के नाम पे ही होगा। हाँ, ये काम का बात बोला, कर्ता के नाम पे एचयूएफ का नाम होगा। ये काम का पॉइंट है। कैपिटल तो पहले ही बोल दिया था, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से लग रहा है। हाँ और तो तुम बाकी पार्ट मेंबर लोग खुद से भी डालना चाहे, लोन लेना चाहे, वो तो अलाउड है। फैमिली मेंबर को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम लोग कर्ता को सारा पावर दे रहे हैं। यस एचयूएफ का अलग से एक रबर स्टैंप होगा। नोटरी रिकमेंडेड डीड को नोटराइज किया जाता है, मतलब आरबीआई को नोटराइज में जाके साइन कराया जाएगा डीड को। स्टैंप पेपर पे डीड बनेगा, बोलना ये चाहता हूं। ठीक है ना? हाँ। तो पहले डीड को रजिस्टर कराओ, फिर पैन नंबर लो, एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करो और एक अलग से बैंक अकाउंट खोल लो। हो गया एचयूएफ चालू। श्रीमती एच इज अ हेड ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हर हस्बैंड, जो कि फिजिकली चैलेंज पर्सन है, इसलिए मिसेज एड हेड है, और उनके दो बेटे हैं। शी हर्ड दैट अदर अबाउट न्यूमरस बेनिफिट ऑफ टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड टैक्सेशन इफ सी फॉर्म एचयूएफ। उसको बहुत दिन बताया तुम एक एचयूएफ बना लो क्योंकि तुमको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो वो तुमसे एडवाइस लेना चाहती है, क्या वो एचयूएफ बना सकती है? यस हेलो। हाँ बिल्कुल बना सकती है। और वही सेम बात पूछा है तुमसे, एचयूएफ का रूल क्या होगा। अब आया सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर माने जो सिंगल ओनर बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा है, तो इजी टू फॉर्म है। अकेले आदमी का कंट्रोल है, इसलिए पूरा कंट्रोल तुम्हारा है, तो बेटर कंट्रोल है। सारा प्रॉफिट भी तुमको मिलेगा। बिजनेस का साइज बड़ा छोटा तुम खुद डिसाइड करोगे। मैनेजमेंट करने के लिए लोग नहीं रखने होते, तुम अकेले मैनेज करते हो बिजनेस को। कॉन्फिडेंशियल है, किसी से बात शेयर नहीं करना पड़ेगा, सारा सीक्रेट तुम्हारे पास रहेगा। पेपर वर्क कम है। टैक्स कैलकुलेशन सिंपल है, क्योंकि जो अकेले आदमी का टैक्स का रूल है वही इसका भी टैक्स का रूल है। और बिजनेस रजिस्टर होने का फीस भी बहुत कम लगता है। ट्रेड लाइसेंस लेके तो काम हो गया, और क्या है। लेकिन इसका बुराई क्या है सर? मैनेजमेंट स्किल लिमिटेड है, अकेला आदमी सब कुछ जानता हो, सब कुछ संभाल ले, पॉसिबल नहीं है। कैपिटल भी कमी होगा, क्योंकि या तो तुम पैसा लगाओ या लोन लो, बस, और कोई फैसिलिटी नहीं है। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, पैसा डूबा तो तुमको अपना घर बार बेच के भी चुकाना पड़ेगा, पर्सनल एसेट से भी। ये बिजनेस ज्यादातर लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं रहता। बिजनेस को बेचना उतना आसान नहीं है। बिजनेस किसी और को बेचना चाहो, कोई लेने को तैयार नहीं होगा। डिसीजन मेकिंग में रिस्क है, क्योंकि तुम अकेला डिसीजन ले रहे हो, और बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज या प्रोसीड्योर है? तो एक शॉप या कमर्शियल लाइसेंस लो, माने ट्रेड लाइसेंस। प्रोफेशनल टैक्स का पी टैक्स वगैरह भरना पड़ेगा, और तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एमएसएमई किस में हो तुम, माइक्रो स्मॉल मीडियम क्या हो तुम, उसका रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर तुम स्मॉल स्केल बिजनेस करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन ले लो, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अगर तुम्हारा टर्नओवर का लिमिट एक्सेस है तो। और अगर तुम कोई पेटेंट लेते हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर और 1% कंपनी में क्या फर्क है? तो सोल प्रोप्राइटर यानी अकेले ओनर का बिजनेस है और इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, जबकि 1% कंपनी एक कंपनी बन जाएगा
माने वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगा, उसका पूरा फॉर्मेट होगा। हाँ सोल प्रोप्राइटर में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। 1% कंपनी में कंपनी बनाए हो तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। यस तो सर। सेल्फ प्रोप्राइटर का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, 1% कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। हम्म। सोल प्रोप्राइटर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जबकि 1% कंपनी में जो एक अकेला भी मेंबर है पर उसका लायबिलिटी लिमिटेड है। सोल प्रोप्राइटर का टैक्स कैलकुलेशन इंडिविजुअल की तरह होता है, अकेले का टैक्स जैसे होता है स्लैब रेट, हाँ सर। और वो सारा बेसिक एग्जाम्पशन भी क्लेम कर सकता है जैसे एक इंडिविजुअल इंसान को मिलता है। बट कंपनी में फ्लैट 30% टैक्स होगा, अभी 25% हो गया है वो, और तुमको हाँ कोई अलग से 80s वाला डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। सोल प्रोप्राइटर में तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा या बेटी उस बिजनेस का ओनर हो जाएगा, या तुम कोई विल बनाए हो तो वो ओनर हो जाएगा। 1% कंपनी में तुमको एक नॉमिनी बनाना पड़ता है, डेजिग्नेटेड मेंबर जिसको बोलते हैं, वही हाँ। वही तुम्हारे बाद तुम्हारा बिजनेस संभालेगा। सोल प्रोप्राइटर में तुम्हारा प्रॉपर्टी बिजनेस का प्रॉपर्टी और बिजनेस का प्रॉपर्टी तुम्हारा प्रॉपर्टी है, यस सर। लेकिन 1% कंपनी में कंपनी का प्रॉपर्टी तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है। जो कंपनी के नाम से खरीदो कंपनी का प्रॉपर्टी कहलाएगा। हाँ नेक्स्ट बोला अंकुर हैज पास एन एमबीए फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट, ही वांट टू कम एन एंटरप्रेन्योर बट इज कंफ्यूज अबाउट द चूजिंग द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अंकुर एक एमबीए और वो एक बिजनेस खोलना चाहता है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वो कौन सा टाइप का ओनरशिप चालू करे, सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की, क्या। हम्म। तो तुमको बताओ कि किस किस फीचर को ध्यान में रख के वो अपने बिजनेस का डिसीजन ले। तो क्या साइज का खोलना चाहता है वो देख के, छोटा खोलना चाहता है तो सोल प्रोप्राइटर, बड़ा हाँ खोलना चाहता है तो कंपनी या पार्टनर एलएलपी वो सब खोले। अगर हाँ। पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है तो सोल प्रोप्राइटर, बट कंट्रोल को डिवाइड करने में थोड़ा ही डिवाइड करना चाहता है तो पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप। उसको पूरा डिवीजन से दिक्कत नहीं है तो कंपनी बना लो, हाँ, या फिर एलएलपी बना सकता है। एलएलपी बना सकता है। हम्म। अगर उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी अपने हाथ में रखना है तो सोल प्रोप्राइटर, हाँ। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो कंपनी खोलो। हम्म। अगर उसको टैक्स का सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो सोल प्रोप्राइटर, यस। लेकिन अगर उसको टैक्स में पूरा मतलब पूरा टैक्स भरने को रेडी है तो फिर कंपनी खोलो 30% टैक्स से सीधा। हम्म। जो प्रॉफिट पूरा अपनी जेब में रखना चाहता है तो सोल प्रोप्राइटर, पूरा लॉस खुद झेलने को तैयार है तो सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अगर वो चाहता है कि प्रॉफिट का और लॉस का दोनों का शेयरिंग हो जाए तो पार्टनरशिप या कंपनी वो सब खोले। हाँ। वो पूरा पैसा खुद लगाने को तैयार है तो सोल प्रोप्राइटर, लेकिन उसको मार्केट से पैसा चाहिए तो फिर कंपनी खोले। यस सर। तो यही सब उसको देख के डिसीजन लेना, ठीक है। हाँ सर। ये पूरा एक केस स्टडी देके तुमसे पूछा सोल प्रोप्राइटर का लिमिटेशन बताओ, मतलब बुराई बताओ, तो लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता, मैनेजमेंट अकेले नहीं होता, और भी जितना बुराई है बता सकते हो। हम्म। यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोऑपरेटिव सोसाइटी से चालू करेंगे।